CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं इंडस हॉस्पिटल के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी खान। मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। डॉक्टर अब्दुल बारी से गुफ्तगू हुई। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वो कौन सा लम्हा था जिसने आपकी सोचों का रुख एकदम पलट दिया और आप इस खैर के काम की तरफ आ गए? देखिए, एक तो जो जहाँ मौजूद हूँ वो उसमें मैंने वालिदैन की दुआएं, उनकी तरबियत, माशाल्लाह दोनों तहज्जुद गुज़ार थे। मेरे वालिद साहब की एक आदत थी कि दुआ बाआवाज़ करा करते थे हर नमाज के बाद, अपने बहन भाई और उनके बच्चों के नाम लेकर और अपने बच्चों के नाम लेकर। तो मैंने सारी उम्र अपने लिए की दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। न पैसे के लिए, न शोहरत के लिए, न इज़्ज़त के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। तो ये काम मैं स्टूडेंट लाइफ से करता रहा। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, फिर ब्लड बैंक बनाया, फिर ये स्टूडेंट लाइफ में बना लिया आपने? जी, मैं फर्स्ट ईयर जब सिविल हॉस्पिटल में जब मैं एंटर हुआ था, डॉ मेडिकल कॉलेज में, सिविल हॉस्पिटल का हाल बहुत ख़राब होता था उस ज़माने का। तो बिस्तर और डॉक्टर मिलता था, बाकी सब आउट ऑफ पॉकेट होता था। तो गरीब तरीन लोग आया करते थे इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से। तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था, कोई अपनी बकरी बेच के आता, भैंस बेच के आता, कोई अपना घर बेच के आता था। और बहुत सारे जवान औलाद के लिए मैंने वालिदैन को ये दुआ करते सुना, अल्लाह इसको उठा ले, क्योंकि एक चला जाए तो बुरा नहीं है, 8 पीछे बच जाएंगे। तो ये सैकड़ों में नहीं थे, हज़ारों में नहीं, लाखों में थे। तो स्टूडेंट्स ने मुझसे पहले एक PWA बनाई, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो पैसे जमा करके दवाइयाँ करती थी, ब्लड ख़रीद के देती थी। उस ज़माने में ब्लड, ये चेल्सी वाली अपना खून बेचा करते थे और उनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस। ये हड़ताल पे चले गए 81 में अपने पैसे बढ़ाने के लिए। ये ज़रा बताइए तो कि वो ये जो नशई थे इन्होंने हड़ताल कर दी कि जी हमारे पैसे बढ़ा दें। उन बेचारों को तो कुछ नहीं मिलता था, वो ठेकेदारी पैसे बनाता था। तो उस ज़माने में बहुत सारी अमवात भी हुई, क्योंकि कोई और ज़रिया नहीं था, वॉलंटरिज्म डोनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो लेकिन ये एक स्ट्राइक वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हमने कहा यार हम होस्टेज नहीं बनते, अपना ब्लड बैंक बनाते हैं। पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक पाकिस्तान में जो बना, वो डॉ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया। वाह! मैं उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। माशाल्लाह। तो ब्लड बैंक बनाया, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स बनाना शुरू किए। फिर जो इंडस का ख्वाब देखा गया वो 86-87 में हुआ, जब कराची में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार के अंदर, जिसमें 75 लोग शहीद हुए और कोई 450-500 लोग ज़ख्मी हुए थे। मैंने हाउस जब शुरू किया था, उस वक्त जब एमरजेंसी आना शुरू हुई तो डेड बॉडीज़ आ रही थी, उसमें ज़ख्मी भी आ रहे थे। उनको पहले ट्रीट किया, बिस्तर बढ़ गए तो फ्रेश पे लेटा दिया। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ नजर आई कि इमरजेंसी के बाद बहुत सारे लोग खड़े हुए थे लाइन लगा के, मीलों लंबी लाइन, खून देने के लिए कि जी खून चाहिए। पैसे लेके लोग खड़े हुए थे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कौम एक अजीब कौम है। और फिर उस क्राइसिस से जब निकले तो फिर हमने कहा उसको नया बनाते हैं। उसको बनाने के लिए कोई 100 बेड की इमरजेंसी का प्लान बनाया, कोई 36 लाख का बजट था। पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों के पास गए, मनी बॉक्सेस दिए उन्होंने। अच्छा। और 36 में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। तो जब ये हम जमा कर रहे थे तो ये 36 में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। इसमें से कोई 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत पे थे ना, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया सबसे बड़ा कॉइन होता था। ये 40 बोरियां थी। 40 बोरियां सिक्कों की बात, सिक्कों के। और उन बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से और इसको लेके, और सिर्फ पॉकेट मनी से नहीं, ये लोग बच्चों गलियों में भी जाते थे। मैं एक दफ़ा कहीं से गुजरा तो एक बच्चा मेरे पास आ गया कि मुझे कैजुअलिटी के लिए पैसे चाहिए, मुझसे ही मांग रहा था पैसे। मैंने भी कुछ डाल दिया उसके अंदर, लेकिन वो एक जज्बा था, जोश था। तो यहाँ पहुँच गए तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो, लेकिन इस दौरान हमको PWD ने बड़ा तंग किया था। अच्छा। बहुत रोड अटका हमारे रास्ते में। तो इनॉग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था तो मैंने अपने साथियों को कहा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया, इंशाल्लाह एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ख्वाब 1987 में देखा गया, शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। तो इसके बाद मेरे सारे साथी वापस बाहर चले गए थे। कोई US चला गया, कोई UK चला गया, कोई आयरलैंड चला गया। मैं पाकिस्तान में रहा। मेरे वालिद साहब को पैराप्लीजिया था, पैरालिसिस था। वो मुझे कहा करते थे, बेटा तुमको इस मुल्क में इतना मिलेगा जो तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिलेगा, और अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। डॉक्टर साहब, एक नौजवान डॉक्टर जो अभी हाउस जॉब कर रहा है, उसके पास दुनिया भर का एक्सपोजर भी नहीं है और पाकिस्तान में उसके पास ऐसी कोई मिसाल भी नहीं है
कि यहाँ पे हॉस्पिटल बने, वेलफेयर हॉस्पिटल बने, चैरिटी के हॉस्पिटल पहले भी बनते रहे हैं, लेकिन वो विजन कहाँ से आया, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मैंने ऐसा हॉस्पिटल बनाना है जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं होएगा, जिसमें किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, जिसके अंदर हर किस्म की फैसिलिटी होगी, जो पेपरलेस होगा, जिसका सारा रिकॉर्ड जो है वो उसके कार्ड के अंदर, उसके कंप्यूटर में सेव होगा, किसी मरीज़ के पास कोई फाइल नहीं होगी। ये सारा जो सिस्टम है, ये कहाँ से, ये डिज़ाइन कहाँ से आया और इसको शुरू में ही आपने कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया? देखिए, हमने जो एक्सपोजर किया था पब्लिक सेक्टर में ही थे हम लोग। जो मतलब सिविल अस्पताल में जो मरीज़ आते थे ओपीडी में, आप आज देखा अगले हफ्ते ओपीडी में देखते हैं तो ना उसके पास कोई कागज़ बनाना होता है, ना कुछ होता है, ना एक्सरे भी होता है। अगर खुशकिस्मती से वो ले के भी आए तो मोल तोड़ के, अब आप उसको खोलें तो उसके चाय पे निशान पड़े होते हैं, घी के निशान पड़े होते हैं, तो एक्सरे तो होता ही नहीं है। तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। अब वो उस निज़ाम में तो आप कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये सारी कमी बेशियाँ जो नज़र आती थी यार कि इसको कि दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है दुनिया में। फिर इसके लिए बड़े बड़े रिकॉर्ड रूम है, रिकॉर्ड कोई ना, मरीज़ की फ़ाइलों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता था, कैसे बड़े बड़े रिकॉर्ड रूम बनाया। तो वो चीज़ें देखते हुए, और जो दूसरा जो है ना, देखें कुछ रोल मॉडल्स थे ना, जैसे हमसे पहले जो है ना वहाँ पर जब हम स्टूडेंट्स थे उस ज़माने में देखते हैं, अदीब रिजवी साहब ने SIUT बनाया तो उसको देखते थे, ये भी बनाया। मैंने कहा जब वो भी चल रहा है, कोई 30 साल उस वक्त हो चुके थे, 30-35 साल, तो जब वो चल रहा है और फ्री चल सकता है तो ये क्यों नहीं चल सकता। और फिर जो है ना कि जहाँ नज़र जिस तरफ थी ना, तो उसके लिए तो कोई कमी नहीं थी ना। तो बस वो क्लैरिटी थी कि ये करना अल्लाह नहीं है। हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमको निज़ाम, उसी ने अकल देनी है, उसी ने सूझबूझ देनी है। तो जो रोल मॉडल जो हमारे ज़माने में थे और हमने जो देखा था, स्टूडेंट लाइफ में भी देखा, वहाँ काम भी किया था, तो SIUT अदीब रज़ीज़ साहब ने जो जहाँ से शुरू किया था जहाँ तक पहुँच गया है, और 30-35 साल हो चुके तो फ्री चल रहा था और एक्सपेंड भी कर रहा था। तो हमने कहा जब वो हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर दुनिया में भी जब अपने कलीग भी होते थे कि अब तो दुनिया, और आप लिटरेचर भी देख रहे होते कि दुनिया में अब कोई फाइल नहीं होती है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है। तो हमने कहा कि हम डे 1 से शुरू करें। एक नई चीज़ पे अगर आप डिसाइड कर लें, एक चलता हुआ अस्पताल को पेपरलेस करना जो है ना, वो आदमी सोचता है कि पिछला रिकॉर्ड कैसे उसके अंदर जाएगा, वो उससे ही खौफ से वो हो जाता है। तो हमने डे 1 पे फैसला किया। मैंने फर्स्ट हायरिंग जो की थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की थी। वाह। 2 लोगों को जब ये बनना शुरू हो तो उसको एक मैंने स्टोर रूम में बिठा दिया और उनको कहा कि ये डॉक्टर्स के साथ बैठ जाओ, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा बना लो। हमने कहा ऐसा करते हैं। लोगों ने बहुत, मतलब मेजॉरिटी लोग मुझे मना करते थे कि नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं, अल्लाह चलाएगा। अब थोड़ा माजी का सफ़र करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन कराची में। मैं हूँ पेशावर से। मेरे वालिद साहब 56 में कराची आ गए थे। मेरी बाकी सारी फैमिली पेशावर में। मेरी पैदाइश, मेरी तालीम कराची की, तो यहीं स्कूलिंग हुई, यहीं फिर कॉलेज गया, फिर मेडिकल कॉलेज, डा मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन किया। अच्छा गुजरा। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब बिज़नेस करा करते थे। बचपन में शरारती थे या कमगो थे? शरारती तो कभी भी नहीं रहा। पढ़ाकू था। कितने बहन भाई थे? आपका नंबर कौन सा था? हम 7 भाई थे और 4 बहनें थी। तो 3 बहनें मुझसे बड़ी थीं, तो 1 बहन छोटी थी मुझसे। मेरा भाइयों में 5वां नंबर, 2 मेरे 6-7 थे। बचपन का कोई वाकया जो आज भी याद हो? एक दफ़ा मुझे याद है कि जी हमारा बड़ा ग्राउंड होता था उस बाद, तो वो भागते हुए रेसिंग हो रही थी, तो वापसी आते टक्कर हो गई किसी के, तो यहाँ पर मेरा कट आया। अब स्कूल में तंगा हुआ। फिर जिना हॉस्पिटल मुझे याद है, और वहाँ जिस तरीके से टाँके लगे थे, मुझे रोना आया था कि कैसे हुआ है। अब बचपन से ही इतने हसास और दर्द दिल रखने वाले थे? मेरा ऐसे ही था। हर एक की हेल्प करना ये पहले से ही था। बिल्कुल। ये जिस मिशन पे आप काम कर रहे हैं, इसमें फैमिली की कितनी सपोर्ट हासिल है आपको? देखिए, फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो हो नहीं सकता था, और बहुत सेक्रीफाइसेस हैं उनके। यहाँ मेरी जो वाइफ है वो मेरी फर्स्ट कज़न है, पुपी की बेटी है, डॉक्टर है वो, तो उनकी सेक्रीफाइस के बगैर नहीं हो सकता, बच्चों की, वाइफ की। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो हम मर्द हज़रात समझते हैं हम बहुत काम करते हैं, मैक्सिमम 18 घंटे काम करते होंगे। ये ख़वातीन 24 घंटे काम करती हैं। और बच्चों ने भी इसी तरह सेक्रीफाइस। मेरा बड़ा बेटा जब 3 साल का था तो उस वक्त मैं कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग कर चुका था,
लेकिन टफ लाइफ थी। तो एक दिन मैं आया तो मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि कल हसन ने एक अजीब सी बात कही। तो मैंने कहा क्या कहने लगे कि कल कह रहा था हसन कि बाबा एक दिन हमारे घर आए थे ना, तो कहने मैंने उसको कहा कि बेटा रोज़ आते हैं, आप सो रहे होते हैं, जब जाते हैं आप सो रहे होते हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को मैं खुद छोड़ूंगा इसको। तो नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक तमाम बच्चों को मैं सुबह खुद छोड़ा करता था। अगर डॉक्टर ना होते तो क्या होते? मैं ये सोच ही नहीं सकता कि मैं डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर ही होता, कैसे भी होता, डॉक्टर ही होता। हुकूमतों ने आपके साथ कितना तामुन किया? हर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल वो है नहीं, मिशन है नहीं। हम तो खिदमत कर रहे लोगों की, और हमारे लिए पाकिस्तान का हर शहरी हमारे लिए, हमारा तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में कि हर पाकिस्तानी को इलाज मिलना चाहिए और मुफ्त मिलना चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब है। तो ये हमारा मिशन है, और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह की मदद आएगी। आप तो चारों सूबों में हैं, जी, वफाकी हुकूमत की तरफ से और दीगर सूबों की हुकूमतों की तरफ से कैसा ताउन मिला? देखिए अभी तो हमारे जो सूबे, मतलब अभी ज़्यादा बलूचिस्तान में हमारे हॉस्पिटल हैं, उस पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वहाँ ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और प्राइमरी केयर जहाँ पर भी इस वक्त भी हम पंजाब में जो उनके मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, कोई 20 मोबाइल हॉस्पिटल हम चला रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो चला रहे हैं, वो भी सपोर्टेड चाहिए। जब शहबाज शरीफ जब वो थे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने फिर हमको जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हॉस्पिटल्स दिए थे। पहले मुजफ्फरगढ़ का पहला हमारे साथ हुआ, वो कामयाब हुआ, तो फिर हमारे पास आगे लाहौर के 5 हॉस्पिटल आए थे, फिर उसके बाद ये है। तो हर जगह से हमको सपोर्ट मिली है। लोग आपको डोनेशन तो बहुत देते हैं, कभी भत्ते की पर्ची भी मिली? आज तक नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर खैराती और फलाई इदारों पर तनकीद भी होती है, क्या आप पर भी कभी कोई तनकीद हुई? तनकीद तो होती है, मतलब हर एक का। देखें, आप किसी को 100% लोगों को तो खुश नहीं रख सकते। कभी अंदाज़ा था कि ज़िंदगी में इतनी शोहरत मिलेगी? कभी भी नहीं थी। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी था। आपके पास जो अमला काम कर रहा है, तो इसको आप सैलरी देते हैं या ये भी रज़ाकाराना तौर पे काम करता है? नहीं, जो फुल टाइम काम करते हैं लोग सुबह से शाम 9 बजे से 5 बजे तक है, वो सब सैलरीड पे हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे नर्सेज हो। जो जूनियर स्टाफ है, नर्सेज हैं, ये तो सब मार्केट रेट के ऊपर। महंगाई चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों की जो अर्निंग है वो भी कम हुई है, पेइंग कैपेसिटी भी कम हुई है, तो क्या इन सारे फैक्टर्स से आपकी डोनेशन में कोई फ़र्क पड़ा? हमारे डोनेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक जो फ़र्क पड़ा है हमारी पेशेंट पॉपुलेशन में पड़ा है। आप खैर बांटते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जब खुद किसी मुश्किल का शिकार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? उसके लिए बस हल एक ही होता है, मसला बिछाते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, और हमेशा ये दुआ करते हैं कि हो सकती, मतलब कोई हमसे कोताही होगी, कोई हमसे गलती हुई होगी, तो इसलिए हमेशा ये दुआ करते हैं हमारी कोताही। हम सब भी इस इम्तिहान के काबिल नहीं हैं, किसी किस्म की मुश्किल के काबिल नहीं है, लेकिन हमारी किसी गलती या चूक की वजह से इन मरीज़ों के लिए अल्लाह ताला इसके बंदा डालता है, अल्लाह ताला, और फिर उसके बाद सुकून हो जाता है, रास्ते निकलते चलते जाते हैं माशाल्लाह। डॉक्टर अब्दुल बारी के साथ इंडस हॉस्पिटल गए। ये फैमिली के जो है ना, जो पेशेंट के वालिदैन, उनको सारा बता रहे होते हैं कि उनको गाइड कर रहे होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली बना दें हॉस्पिटल को। इनके लिए एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उनकी सालगिरह बच्चों की वो मनाते हैं ये लोग, सब लोग। फिर जैसे रमज़ान के आखिरी अशरे में ये पूरा खाली करके यहाँ एक ईद बाज़ार लग जाता है, तो वहाँ सब वो फ्री कपड़े शपड़े, जैसे बच्चे जाते हैं ना उनकी ईद के लिए आते हैं यहाँ पर, अपने लिए बच्चियाँ अपने लिए कपड़े लेना, जूते लेना, चश्मे लेना, मेहंदी लगाना उनके खानों पे। तो 5 साल पहले हमने एक इन हाउस स्कूल बना लिया है, वहाँ पर हम सब उनको पढ़ाते हैं। अभी मैं ले जाता हूँ वहाँ पर, तो उनके कवर करते हैं ताकि वापस जाके अपनी क्लास में अपने दोस्तों के पास बैठ जाए। डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने हमें इंडस हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया।
डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने इंडस हॉस्पिटल के डोनर्स के साथ मीटिंग की। बारी साहब, आपके पास पूरे पाकिस्तान से मरीज़ यहाँ पे आते हैं। अब जहाँ पर भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं, तो यहाँ एडमिशन का तरीक़ाकार क्या है? यहाँ पर पहले तो ऐसे होता था कि लोग लाइन लगा लेते थे, लेकिन अब हमने इसको जो है ना ऑनलाइन कर दिया है। तो चैट बॉट होता है, व्हाट्सएप पे ले सकते हैं अपॉइंटमेंट, और फिर कॉल्स के ऊपर आप ले लें ताकि आपको ये रातों को यहाँ लाइन लगाना ना पड़े। और ये जो आपका कार्ड है, ये पूरे पाकिस्तान के हर इंडस हॉस्पिटल में उसके लिए इस्तेमाल होगा? बिल्कुल, वो कार्ड आपकी रजिस्ट्री, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड जो है ना हमारा पूरा एक ही है। ये इमरजेंसी, अच्छा, यहाँ पर इमरजेंसी में जैसे आएंगे तो पहला यहाँ पर इसका ये आ जाता है, इसको टोकन मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और इमरजेंसी के लिए कोई कार्ड की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं से यही होगा, यहीं से इसका ये जो है ना रजिस्ट्रेशन हो गई। और उसके बाद इंटरनेशनली ट्रियाज सिस्टम होता है, आप कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि सीरियस कौन सा सीरियस है, कौन है, तो यहाँ पर आके इसका यहाँ ट्रियाज हो जाता है। ये कुत्ते के कांटे का सेटअप है, आपको पता ही है कि हाँ, यहाँ पर यहाँ तो मिलता ही नहीं। हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल में तो ये चीज़ है ही नहीं, वैक्सीन ही नहीं अवेलेबल। बताइए क्या करते हैं हम यहाँ पर आज तक, कितने मरीज? तो वहाँ पे 60-50 तक तो पेशेंट में डेल अभी तक कितने हो गए? वहाँ पर 40 होते हैं। ये आज की कहानी चल रही है। हेड ऑफ ब्लड सेंटर डॉक्टर सबा जमाल ने ब्लड बैंक के मियार के हवाले से ब्रीफिंग दी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इंडस हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है, ये पूरे सार्क कंट्रीज़ में ये उसके साथ एक्रीडेटेड है। ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक या एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट इन ब्लड एंड बायोथेरेपी से एक्रीडेटेड है। और ये पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल है? पाकिस्तान सार्क रीजन का वाहिद है। सार्क रीजन का वाहिद है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल, ये सब, मतलब ये तकरीबन समझे कि 2 अरब जो पॉपुलेशन के ममालिक हैं, मतलब तमाम के मिल के उसका ये वाहिद ब्लड बैंक। डॉक्टर अब्दुल बारी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। ये कैसे आप मुमकिन बनाते हैं कि एक बंदा हॉस्पिटल में आए और उसके बाद वो सारी उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, कि जब एक बंदा आपके पास आ गया है तो फिर उसके बाद आप कहते हैं उसे कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इवन उसे अटेंडेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आपका तरीक़ाकार क्या है? कैसे को बंदा आए? कौन लोग आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं? देखिए, हमारा जो हम सब ने जो ट्रेनिंग हमारी सब की हुई है वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में हुई है, और वहाँ पर जो हम लोगों का हाल देखते थे, वो जो मुश्किलात नज़र आती तो वो हमको पिंच कर रहा करती थी कि ये हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। तो हमने सोचा ऐसा था कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ की क्वालिटी का मेयार हम वो रखें कि जहाँ हम अपना खुद इलाज कराएं। वो कहते हैं ना कि होटल के मालिक अगर अपने होटल में खाना खा रहा है तो आप भी उसमें खाना खा सकते हैं, तो इलाज आप वहाँ भी करा सकते हैं। तो वो इसको हमने जो मकसद था ये पीपल सेंट्रिक हो, कि मरीज़ जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा। अब मरीज़ के साथ उसका अटेंडेंट भी होता है जो लेके आता है, क्योंकि उसको भी अपनी नौकरी चौकरी छोड़ के आता है। तो ऐसी चीज़ की जाए कि जहाँ पर उसके ऊपर कोई बोझ ना हो, तो निज़ाम ऐसा हो कि वो खुद चलता रहे और उसके अटेंडेंट भी परेशान ना हो। जिस हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कितने बेड का हॉस्पिटल? ये जो हमने शुरू किया था 150 बेड से 2007 में, फिर वो 300 बेड का हो गया। अभी जो आप ये पुरानी बिल्डिंग में आपने देखी, अपनी बिल्डिंग में जो है ये 1350 बेड के ऊपर हॉस्पिटल चला जाएगा। 1350 बेड का 1300 बेड, और ये इस मुल्क का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। नॉर्मली हम किसी भी हॉस्पिटल में चल जाएं, पाकिस्तान के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, जब हम उधर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल के सराउंडिंग में मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज़ की भरमार होती है। उसके इर्द गिर्द ब्लड बैंक्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, और उसके इर्द गिर्द प्राइवेट एम्बुलेंसेज होती हैं, उसके इर्द गिर्द इस तरह के खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं जहाँ पे उन अटेंडेंट्स को केटर किया जाता है। तो ये सारा कुछ किसी भी हॉस्पिटल के इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट, इसका एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ इंडस हॉस्पिटल में आए हैं
तो हमें सराउंडिंग में कोई फार्मेसी नज़र नहीं आई, कोई हमें उस तरीके से लेबॉर्ट्रियाँ नज़र नहीं आई, ब्लड बैंक्स नज़र नहीं आए। तो ये बड़ा हैरान कुन है हमारे लिए। देखिए, हमने जो जहाँ पर जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो हर चीज़ यहाँ मौजूद है। टेस्ट भी होते हैं और हर किस्म के टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो थोड़ी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आप ना भी कर रहे हो तो हम दूसरे हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव ये होता है कोई एक हॉस्पिटल कर ले और सब जगह वहाँ चले जाए तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अब वो भी थोड़े से हैं, ज़्यादातर मरीज़ का अगर कोई यहाँ चीज़ नहीं हो रही है तो उसका बाहर से भी कराना है तो वो हमने भेज के कराना है। अटेंडेंट को नहीं, मरीज को नहीं, मरीज तकलीफ को देनी, कुछ नहीं, उसके अटेंडेंट को नहीं कहना कोई तकलीफ कि जाओ भाग के पानी ये पर्ची लेके खून आओ, की ये बोतल लेके आओ, नहीं। जाओ आज ये दवाई लेके आओ, जाओ ये टेस्ट करा के आओ, ऐसा कुछ नहीं। कोई निज़ाम ही नहीं है ना, कि कोई चीज़ ही नहीं है। बस ये है कि आपको बस ये परेशानी होती है कि आप घर से यहाँ ले आएँ। वाह। यहाँ पे एडमिट होने के लिए कोई ख़ास क्राइटेरिया या कोई भी, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, कोई भी आके एडमिट हो सकता है? हमारा बिला तफरीक के रंग व नस्ल मज़हब हो कोई भी, या पेइंग कैपेसिटी, कोई गरीब भी हो अमीर भी हो, लाइन के अंदर आ जाना है तो उसका इलाज हो जाना है। अगर कोई ये कहे कि जी मैं पैसे देता हूँ, मैं अपने डोनेशन दे दूँगा, तो उसको आप लाइन क्रॉस नहीं करने देते। लाइन में लग जाए, आपका इलाज हो जाएगा। देखें, हमारे पास हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है ना वो दो है। एक तो गरीब मुस्तहिक ज़कात है, एक गरीब गैर मुस्तहिक ज़कात है जिसमें आपके गैर मज़हबी आ जाते हैं और उसके अलावा जो गैर मुस्लिम आ जाते हैं, दूसरे सैयद आ जाते हैं जिनके लिए। लेकिन इस कौम में एक अजीब क्वालिटी है, इस कौम के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर। अच्छा, मेरे लिए कुछ लोग आते हैं कि जी जी हम सैयद के लिए पैसे दे रहे हैं, वो क्योंकि उन पर सदका नहीं लगता है, ज़कात नहीं लगती है, तो ये सैयद के लिए ये पैसा आपने इलाज ही सैयद का कराना है इससे। तो हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। दूसरी जो है ना, जो मेरे ख्याल में ज़्यादा काबिल रहम, वो सफ़ेद पोश आदमी है। आज किसी की 2 लाख तनख्वाह हो, 2 बच्चे स्कूल गोइंग हो, किराए के घर पे रहते, वो हैंड टू माउथ है, अपना गुजारा। ये लोग हैं जो कि ज़कात देते हैं, लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, उसकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ जाए या बाईपास करना पड़ जाए, तो वो अपनी कोई चीज़ बेच के या किसी से कर्ज लेके करा सकता है, वैसे नहीं करा। अच्छा, ये लोग अपनी सफ़ेद पोशी को कायम रखने के लिए जो है ना सब कुछ कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बस मुझे इतना मोहलत मिल जाए, मुझे इतना सेट कर दें कि मैं अपनी बच्ची की शादी कर लूँ, उसके बाद अल्लाह मुझे उठा ले। ये किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते हैं। तो हमने क्वालिटी ऐसी रख दी, कोई भी आगे करा सकता है इलाज। उसको ये नहीं है कि हम इसको खैराती हॉस्पिटल नहीं कहते, हम इसको फ्री हॉस्पिटल कहते हैं। अच्छा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कच्चे का इलाका, अब कच्चे के इलाके में ज़ाहिर सारे डाकू तो नहीं हैं, दूसरे लोग भी हैं, लेकिन वहाँ पे डाकू भी हैं। अब वहाँ पे तो हर कोई डॉक्टर भी जाने से घबराता है, डरता है। तो आपकी वहाँ पे जो बोट क्लिनिक है ये जाती है, तो आपको भी कोई थ्रेट होता है? इन लोगों को भी कोई नुकसान पहुँचा? नहीं, अभी आज तक कभी नहीं पहुँचा। ज़्यादा वो सिक्योरिटी वही देते हैं हमको। अच्छा, क्योंकि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं ना। ब्लड बैंक भी आपने काम किया? जी जी, हमारे इस वक्त जो ब्लड सेंटर्स हैं कराची में से शुरू हुआ था। मेरा एक्चुअली जब मैंने ये सारा काम मैं ज़िंदगी में स्टूडेंट लाइफ से कर रहा हूँ। जब मैं डा मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त आपका जो ब्लड बैंक था वो प्रोफेशनल डोनर्स होते थे, ड्रग एडिक्ट्स होते थे जो अपना ब्लड बेचा करते थे। आपके हॉस्पिटल में कैश काउंटर ही नहीं है, तो कैसे फिर आप चला लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, सबसे पहले तो अल्लाह चलाता है, सबसे बात वही है। लेकिन ये है कि ये सारा जो चलता है वो डोनेशन के ऊपर चलता है, ज़कात के ऊपर चलता है, और ये पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी जनरॉसिटी के ऊपर है। पाकिस्तानी लोग देने के मामले में क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौन कोई भी नहीं है। आपने खुद वो क्या होगा, जब ज़लज़ला आया था 2005 में, सैलाब आते हैं 10-11 में, फिर कोविड हुआ और अभी जो सैलाब आए, इस तरह ये कौम निकलती है, करती है, तो वो तो लोगों को लोग देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इस मुल्क में कोई भूखा नहीं सोता है, तो इसलिए वो एवेन्यूज़ देख रहे होते हैं कि कौन से क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इलाज होता है। फिर पैसे की कमी नहीं है इस मुल्क में, लोग देना चाहते हैं और लोग खिदमत करना चाहते हैं। टोटल कराची में आपके कितने हॉस्पिटल्स हैं और मुल्क भर में कितने हॉस्पिटल? मुल्क भर में हमारे 13 हॉस्पिटल हैं
तो कराची सिंध में हमारी पहला हॉस्पिटल हमने बदीन में शुरू किया था। फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के साथ काफ़ी हमारे 8 हॉस्पिटल थे, उनके साथ थे। लाहौर में हमारा अपना 600 बेड का हॉस्पिटल का आपने देखा होगा बिल्डिंग, उसमें बिल्डिंग तैयार है, 120 बेड चल रहे हैं। फिर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जैसे हैं मुजफ्फरगढ़ में तैयबुद्दीन हॉस्पिटल जब हमने टेक ओवर किया था 10 साल पहले, इस साल 10 साल पूरे हो चुके हैं माशाल्लाह। कुल मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ 250 बेड का वो हम चला रहे हैं, वहाँ रीनल ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं माशाल्लाह, पिछले साल 50-55 हुए हैं। और फिर गवादर में हमारा एक GDA का हॉस्पिटल है। फिर हमारा सुई में एक हॉस्पिटल अभी हमने टेक ओवर किया है। फिर उसके बाद डेरा बुक्ती में है, और फिर इसके अलावा हमारे मोबाइल क्लिनिक्स बहुत हैं। तो ब्लड सेंटर्स की आपसे बात हो रही थी, तो ब्लड सेंटर्स जो है ना, 4 ब्लड सेंटर्स हैं हमारे। आप पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के किस सूबे या इलाके में काम करना सबसे ज़्यादा दुश्वार साबित हुआ? दुश्वारी एक्सेस के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा, और ज़रूरत के हिसाब से वो बलूचिस्तान का सूबा है जहाँ ज़रूरत बहुत है। ख़ास तौर पर जो पिछले 2 साल पहले सैलाब आया तो उसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम को कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आया। लोग वेलकम करते हैं उसके अंदर, क्योंकि जब आप उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए उनकी वो होते हैं। आपके ख्याल में किस इलाके के लोग सबसे ज़्यादा डोनेशन देते हैं? जनरली कराची में बहुत ज़्यादा डोनेशन का रुझान है और हमेशा से, और मुख्तलिफ अब जो है ना है, जैसे दिल्ली पंजाबी सौदागरात वाले बहुत काफ़ी देते हैं, चिन्योटी बहुत करते हैं, मेमन बहुत करते हैं। लाहौर के लिए पहले लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि जो जनरली जो मुझे ये कहा था कि वहाँ कम होता है, लेकिन जब मैं वहाँ गया हूँ तो जैसे लाहौर का हॉस्पिटल है वो 4-5 लोगों ने मिल के ही खड़ा किया है। मतलब 1-2 बिलियन 3-3 बिलियन लोगों ने खरीदा। इससे पहले मैंने कभी बिलियन नहीं लिया था। सबसे ज़्यादा बड़ी अमाउंट क्या मिली? मतलब अरब रुपए से शुरू हुए थे लोग, और फिर 2-3 अरब से भी चले गए हैं, क्योंकि पहले तो हम करोड़ों में खेलते थे, अब अरबों में खेलते हैं। तो लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको दीन कैसे आती है कि अरबों रुपए का बजट है आपका, 12,000 एम्प्लॉईज़ हैं। तो मेरा जवाब ये होता है कि मेरे घर वालों को मुझसे एक शिकायत है कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो चुका होता हूँ, इतने सुकून की नींद आती है, क्योंकि मैं कर नहीं रहा, मेरा पैसा नहीं लगा हुआ। जो ज़ात करती है वो न सोती है न उसके पास सिफर किया था, उसने कह रहा है कुन फयकुन और हो जाना है। तो अल्लाह ताला चला रहा है इंशाल्लाह, और चलता रहेगा अगर हमारा डायरेक्शन सही रहो, हमारी नियतें ठीक रहेंगी। कौन सी ऐसी डोनेशन थी जिसने आपको रुला दिया, आपको हैरान कर दिया? देखें, मुझे बहुत छोटी भी कोई डोनेशन ऐसे होती है। एक दिन मेरे पास एक साहब आए, कोई शुरू का ज़माना था, अभी हमने शुरू किया था। कोई एक बाबा जी थे, बूढ़े से, मेरे ख्याल में 75, 76, 77 साल की उम्र होगी, और वो आए और उन्होंने कुछ मेरे कमरे में आए और ये अपना एक रुमाल सा खोला, उसमें से पैसे दे दिए मुझे। खुले पैसे थे, ये सारी चीज़ें थी। और कहने डॉक्टर साहब मैं लाडी में रहता हूँ, तो मैं दुकान चल के, पैदल चल के मैं लोगों से, मैंने आपके अस्पताल का देखा, मुझे कहा ये तो बड़ा काम हो रहा है और ये सारा चीज़ें, और ये मैं नहीं जमा करके लाया हूँ आपके लिए। अच्छा, वो फिर रेगुलर करते रहे, मतलब सालों। आखिर मैंने उनसे बता के फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको लेटा भी था। फिर मैंने उनको एक मोटरसाइकिल दिलवा दी कि जी आप, बड़ी मुश्किल से उनको मैंने राज़ी किया कि नहीं आप इतना, और ये कहा कि नहीं आप इसमें जाएंगे तो ज़्यादा पैसे चबाओगे क्योंकि वो तो नहीं ले रहे थे मुझसे। तो वो कहते रहे इंतकाल हो गया अब का, लेकिन देखिए छोटे पैसे। मैं भी हमारे रजिस्टर्ड चैरिटी बाहर भी है, तो यूके में भी, यूएस में भी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जगह। तो यूके में मैं गया था आज से कोई 2-3 साल पहले, 3 साल पहले। तो हमारी प्रेजेंटेशन हो रही थी, तो मैं अपनी तकरीर करके उठा, निकल के मैं बैठा, तो अभी फंड रेजिंग शुरू हो रही थी। तो मैं बैठा हुआ, तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पे टैप किया है ना। तो मैंने ऐसे ही मुड़ के देखा तो एक छोटी सी बच्ची थी, मेरे ख्याल में 8-9 साल की थी। उस बच्ची ने अपने कान से बालियाँ उतारी और मेरे हाथ पे रख दी। वो कैसा है, ये बहुत थोड़ा है, और मैं जो है ना बड़ी होकर डॉक्टर बनाऊंगी और इंडस में काम करूँगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं। कोई ऐसा अमीर आदमी जिससे आपको बड़ी तवक्को और उसने बहुत मायूस किया? मेरा कसूर है, उस आदमी का कसूर नहीं है। इंसान है ना, इंसान कभी, जब आप तो अल्लाह की तरफ ही रुजू करते हैं कि अल्लाह ही करेगा।
मैं किसी ऐसे आदमी के पास गया जहाँ इस यकीन के साथ गया कि ये पैसे देगा, वहाँ कभी नहीं गिरा। एक दो लोग हैं वो कहते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो इस मुकाबले का काम है नहीं, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन कैश फ्लोज के इशू हैं, सब कुछ है। तो जहाँ पर मैं जब इस यकीन के साथ गया वहाँ कभी भी नहीं मिला, और कभी ऐसी जगह से मिल गया कभी सोचा ही नहीं किसी से। कोई ऐसा पेशेंट यहाँ पे आया हो, उसको ऐसी शिफा मिली हो, उसको ऐसी राहत मिली हो, और उसको देख के आप इस तरह जज्बाती हो गए हो, ऐसा को वाकया आपके सामने है? एक लड़की का ऑपरेशन था, तो मैं कह रहा था अच्छा कोई मसला नहीं होगा, मुझे यकीन था कि नहीं था। उसकी एक पठान औरत थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था 2 साल 2.5 साल का, वो हमारे रिसेप्शन पे घूमता रहा, बहुत खूबसूरत था, प्यारा सा बच्चा। तो ऑपरेशन शुरू किया मैंने सुबह, तो हिसाब से तो फारिग हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मैं बंद करता हार्ट वाल्व, तो हार्ट मशीन से वापस नहीं आ रही थी। करते करते हर किस्म की कोशिश कर ली, नहीं हुआ। शाम 5-6 बज गए। तो मेरे एनेस्थेटिस्ट, एक जूनियर होता है एक सीनियर होती है, उसको कहीं जान में कर बारी, अब उसमें कोई जान नहीं है, तुम जान छोड़ो इसकी। अब जब लिखी हुई है तो मैंने कहा नहीं मैं कोशिश करता हूँ। उन्हें जाना था, वो चली गई। दूसरे एनेस्थेटिस्ट था मेरे साथ। तो इस दफ़ा मैंने बस, और इस सारे दौरान में या का नाबदू या का नस्ईद का वो पढ़ता रहा कि अल्लाह ताला, क्योंकि मुझे मेरी आंखों के सामने वो बच्चा आ रहा था कि ये माँ मर गई तो ये क्या करेगा। तो करते ऑपरेशन करते, अब इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं सब चीज़ें उल्टा कर दूँ। हार्ट बल्ब निकाला, दूसरे तरीके से किया जो, और करके फिर मैंने कोई तकरीबन 8 बजे के करीब मैंने उसको हार्ट मशीन से उठाने की कोशिश की, तो वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गया। और 8:30 बजे ICU में चला गया। 9 बजे मुझे एनेस्थेटिस्ट का फ़ोन आया, उसने कहा कि डेड बॉडी कब हैंड ओवर की। बिल्कुल। मैंने कहा मैं ICU में है। और सुबह वो ठीक हो गई। दुआएं, असल चीज़ दुआओं से चलता सारा कुछ। कराची में रिकॉर्डिंग के बाद हम इंडस हॉस्पिटल लाहौर पहुंचे तो इंडस हॉस्पिटल नॉर्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शफीक हैदर ने हमारा इस्तकबाल किया। ये अस्पताल आपने, एक तो कराची में आपने देखा होगा, कोरंगी में आपने, बहुत बड़ा अस्पताल है माशाल्लाह। और ये वाला अस्पताल जो है ये एक्चुअली ये लाहौर में और जुबली टाउन के इलाके में, ये एक लाहौर के अंदर एक छोटा मेडिकल सिटी आ रहा है, जो तकरीबन 250 कनाल के ऊपर मुहित है। ये उसका पहला प्रोजेक्ट है, यानी इसमें पीछे मेडिकल कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग, नेचुरल मेडिसिन का कॉलेज, स्कूल ऑफ फार्मेसी, बहुत कुछ अभी आ रहा है। लाहौर में रहने वालों को अभी कुछ अरसे में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आ क्या रहा है। ये उन सब की टीचिंग फैसिलिटी है। ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं ये 600 बेड का अस्पताल है, और जिसमें से 125 बेड अभी फंक्शनल है, बाकी हर 1-2 महीने में कुछ बेड का इजाफा आहिस्ता आहिस्ता होता चला जा रहा है। और आप हैरान होंगे कि ऑल्दो इसको अभी इसका स्टार्ट हुआ सिर्फ 3-4 साल ही हुए हैं, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पेशेंट्स का फ्री इलाज ऑलरेडी हो चुका है। पूरा अस्पताल खुला नहीं है। इट ऑल्सो शोज़ कि डिमांड कितनी है, यानी ह्यूज डिमांड। अच्छा, हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह से है कि द मोमेंट जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, आपका मज़हब, रंग, नस्ल, फ़िरका, ज़बान, इस बुनियाद पे हम कोई किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इलाज आपका हो जाएगा, कोई भी हो आप। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लाहौर से बाहर से आए हैं, दूर से आए हैं, तो आपके ठहराने का भी बंदोबस्त है। वो सामने जो आप देख रहे हैं ये सराय है, ये फ्री होटल है। वाह वाह। ठीक है, आप साहिवाल से आए हैं, सांगड़ से आए हैं, तो हम आपके अटेंडेंट्स को ठहराएंगे भी, आपका इलाज तो चलता रहेगा, ठहराएंगे भी, और आपको आने जाने का भी किराया देंगे। ये मेन रास्ता है आने का, और यहाँ से आने के बाद टोकन मिलता है, और टोकन मिलने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमारी OPDs हैं, और OPD सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होती हैं, और फैमिली मेडिसिन की पहले OPD है, वहाँ पेशेंट जाता है, और वहाँ पर अगर ज़रूरत होती है तो फिर स्पेशलिस्ट क्लिनिक हैं जिसमें जनरल सर्जरी, ऑब्स गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सब स्पेशलिटीज़ मौजूद है। ये अमेरिकन गाइडलाइंस पे डिज़ाइन हुआ है जिसको JCI कहते हैं, जॉइंट कमीशन।
जो दुनिया की टॉप नॉच गाइडलाइंस हैं, जिसको JCI गाइडलाइंस, ये उसके ऊपर डिज़ाइन हुआ है। और ये सिंगापुर का एक ग्रुप था CPG, उसने डिज़ाइन किया था। इसमें हर चीज़ पर्पस बिल्ट है और पेशेंट सेंट्रिसिटी के हिसाब से है और पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से। आप अगर गौर करें तो हर चीज़ आपको पेशेंट के गिर्द घूमती हुई नज़र आएगी। 1000 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है, स्लोप्स हैं, स्टेप्स नहीं है कि अगर कोई डिसेबल्ड आदमी है तो वो अपनी व्हीलचेयर पूरे अस्पताल में ले जा सकता है। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। पाकिस्तान का अनोखा अस्पताल है जहाँ कोई पैसे लेने, पर्ची फीस ही नहीं है, 10 रुपए की भी पर्ची फीस नहीं है। यहाँ से पेशेंट आते हैं, ये आपकी इमरजेंसी, और यहाँ पेशेंट उतरते हैं। यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से इधर एंटर होते हैं। डॉक्टर शफीक हैदर ने हमें इंडस हॉस्पिटल लाहौर के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करवाया। सबसे पहले पेशेंट यहाँ पर आता है और आने के बाद पेशेंट के यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम है ट्राइज का। ट्राइज यानी ये इस कमरे और इस कमरे में ट्राइज, जो ट्राइज से मुराद ये कि ये देखा जाता है कि उसकी नीड कितनी है, कितना क्रिट। देखें, एक नज़ले ज़ुकाम वाला पेशेंट आया और एक दिल के दौरे वाला पेशेंट आया, तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों का केयर का लेवल डिफरेंट है, तो उसको वहाँ डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता है। उसी हिसाब से केयर फिर उसको प्रोवाइड की जाती है। इन द मीन टाइम उसके जो अजीज़ उक़रबा हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, यानी पेशेंट की डिफ्रेंशिएशन इधर हो रही होती है और रजिस्ट्रेशन साथ साथ इधर हो रही होती है। ये है इमरजेंसी जनाब। वाह। अब आप देखिए ज़रा पीछे मुड़ के, हाँ, उधर देखिए सर, यहाँ से वहाँ तक ये सारी इमरजेंसी है। दिस इज़ ह्यूज। ये 42 स्टेशंस की इमरजेंसी है और ये इंटरनेशनल लेवल की इमरजेंसी है, विच इज़ एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट। और डॉक्टर साहब, हम अगर यहाँ पे जो एलीट क्लास के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमें ये वाला मेयार वहाँ पे भी दिखाई नहीं देता। सर मैं तो कुछ भी अपने मुंह से नहीं कह सकता, वो आपको अभी खुद ही मेयार समझ आ जाएगा। अच्छा, ये जो CT स्कैन है ये डेडिकेटेड है इस इमरजेंसी के लिए। 24 घंटे ये मशीन काम करती है और इसमें इस तरह से है कि इसका अमला भी 24/7 काम करता है। अस्पताल का CT स्कैन और MRI वो सेपरेट, ये डेडिकेटेड फॉर दिस ट्रामा सेंटर है। अच्छा, उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कि कोई पेशेंट आया है और उसके दिमाग में ब्लीडिंग हुई हुई है, तो यहाँ CT में पता चल जाएगा, इमीडिएट सर्जरी करानी है, सामने लिफ्ट है। अच्छा। ये लिफ्ट थिएटर पे ले जाती है। वाह। तो डिज़ाइनिंग पूरी, यानी देखिए थॉट प्रोसेस इस तरह से है कि हर चीज़ बिल्कुल करीब करीब है कि पेशेंट आया, उसका ट्राइज हुआ, उसी टाइम उसको पता चला कि जी इसका एक्सीडेंट हुआ, यहीं CT हुआ, यहीं उसको सर्जरी। उसकी ज़रूरियात के मुताबिक आपने सारा फ्लो बनाया हुआ है उसका। पूरा फ्लो वैसी बना। डॉक्टर साहब, यहाँ लाहौर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो इतनी बड़ी इमरजेंसी किसी और हॉस्पिटल के पास जी है, लेकिन ये ज़रा ये बिग साइज इमरजेंसी है, गवर्नमेंट अस्पतालों की है इमरजेंसी। अच्छा, फिर इसी तरह से ये भी सारे फिर पेशेंट्स एरियाज़ हैं। वो एडल्ट एरिया था, फिर ये बच्चों का है। अच्छा, फिर वहाँ पर ये ख़वातीन की इमरजेंसी, यहाँ मैटरनिटी, यहाँ पर डिलीवरीज होती हैं या मर्दों की एंट्री उस तरफ ज़रा बंद। आइए, ये अस्पताल है। आप यहाँ से आए थे जी? आप यहाँ, हमने आपको जी बिल्कुल जी। ये हॉस्पिटल स्ट्रीट कहलाती है, यहाँ से फिर हम आपको इमरजेंसी में ले गए। ठीक है। अभी आप इधर हैं नीचे। हाँ। इस अस्पताल के पीछे यहाँ पर फिर करशी मेडिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ पैथोलॉजी। ये पूरा 250 कनाल है, ये पूरा एक शहर आ रहा है। यानी ये जितना कुछ आप देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नेचुरल मेडिसिन, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सेंट्रल पैथोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन लैब, कम्युनिटी सेंटर वगैरह, ये सब पीछे आ रहा है। इन सब का टीचिंग हॉस्पिटल है ये। वाह। ये है जनाब जो अभी आप देखेंगे अगले कुछ टाइम। बाकी ये सब लैब्स और ब्लड बैंक वगैरह आ रहा है, कुछ चीज़ें लग गई हैं, कुछ लग रही हैं। अच्छा, हमारे सारे वार्ड इसी तरह के हैं। अच्छा, हमारे जितने वार्ड हैं उसमें कोई रूम नहीं होता, सब जनरल वार्ड है। अमीर हो या गरीब, सब जनरल वार्ड में एडमिट होंगे, सारे एक ही जैसे। ये जैसे जनरल वार्ड, ये बेस कहलाती हैं। बेस से मुराद ये कि हर बे में 4 बेड, 5 बेड, 4 बेड, 5 बेड ऐसे होते हैं। वो जो 3 फ्लोर थे ऊपर थे ना, वो है ICU,
ये जो 3 फ्लोर है 14 ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। ये 14 ऑपरेशन थिएटर में ये वाला फ्लोर चल रहा है, ये लग रहे हैं अभी। अच्छा, ये सारे जो थिएटर्स आ रहे हैं इसमें से कुछ लग चुके हैं, कुछ लग रहे हैं, ये हैं डिजिटल सारे और मॉड्यूलर, यानी लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट किस्म का। मतलब अंदर जाकर लगता ही नहीं कि मतलब एक बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। अच्छा, सामने जो बिल्डिंग है वो कैंसर की बिल्डिंग, ये सामने जो फ्लोर्स हैं ये कैंसर की, ऑन्कोलॉजी, और उधर एक हमारे एंडोस्कोपी स्वीट्स वगैरह भी हैं, फिजियोथेरेपी स्वीट्स हैं, ये दूसरी बिल्डिंग के अंदर। तो ये दोनों बिल्डिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू स्काई ब्रिज। डॉक्टर शफीक हैदर ने इंडस हॉस्पिटल लाहौर के बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें आने वाले प्रोजेक्ट्स की बातचीत हुई। अपनी टीम का आपके साथ तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अरशद तकी तशरीफ़ फरमाएं, हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, और उनके साथ डॉक्टर यासिर हैं। डॉक्टर यासिर अमीन जो हैं ये करशी फाउंडेशन के अफेयर्स हमारे यहाँ देखते हैं, बहुत डायनामिक डॉक्टर हैं नेचुरल मेडिसिन के। और उनके साथ डॉक्टर अब्दुर्रहमान हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं करशी के, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अफेयर्स देखते हैं। फिर हमारे साथ और टीम है, और उनसे आप वाकिफ़ हैं मौसम से, और तलाल हमारे बहुत एक्टिव यहाँ पर मेंबर हैं हमारे इस फ्लोर के। डॉक्टर तस्मान इब्न रसा हमारे CEO हैं। लिम्स हमारा इदारा है, हमारा एक ओवर आर्चिंग बॉडी है, एंडोमेंट फंड, और बेशुमार हमारे प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं, और हमारे एक सरपरस्तों की तरह हैं डॉक्टर साहब। इसी तरह से आपकी मुलाकात हुई सलमान हामिद साहब से, ये CRD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हमारे, की डिपार्टमेंट है, और इनके नातवा कंधों के ऊपर बड़े तवाना बोझ है। CID तो आपको पता है वैसे ही बड़ा CID कम्युनिकेशन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इनको फंड रेजिंग करनी है। तो वकास साहब हैं, वो BC डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, और इनके टारगेट्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। हम तो सिर्फ एग्जीक्यूटर्स हैं, लेकिन फ्यूल यही लोग डालते हैं। डॉक्टर साहब, आपका जो शोबा है ये तो किसी भी हॉस्पिटल का सबसे डरावना ख़तरनाक शोबा होता है, जहाँ आके लोग डर जाते हैं। ICU, वहाँ पे लोगों की जान निकल रही होती है, वहाँ पे लोगों को ये होता है कि यहाँ से या तो बच जाएंगे या अगले जहान हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो एक कैश का बर्डन लोगों के ज़हन में होता है कि पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे। तो आपके पास इधर क्या सूरत हाल होती है? जी, सबसे पहले तो वाकई डराने वाला शोबा है, लेकिन इसमें यह भी हकीकत है जो मरीज़ जिसको ICU की केयर चाहिए होती है, उसको अगर वो ना मिले तो उसने के बचने के चांसेस तकरीबन ना होने का बराबर होते हैं। सो वहीं वो बच्चों पे जिनमें जो 50%, 60%, 70%, डिपेंडिंग के कौन सा ICU है, जो मरीज़ सरवाइव करते हैं वो होते हैं जिनको ICU के बगैर सरवाइव करने का कोई चांस नहीं होता। आम हॉस्पिटल में एक अच्छे इस लेवल की केयर, जिस लेवल की केयर इस अस्पताल में दी जा रही है, इस लेवल की ICU केयर अगर दी जाए तो मरीज़ का तकरीबन 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए रोज़ाना खर्च होता है या एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। पब्लिक सेक्टर में भी ICUs हैं, लेकिन वहाँ पे फंड्स न की वजह की अदम फरहमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें मरीज़ों को ख़ुद लाने पड़ती हैं, दवाइयाँ लाना पड़ती हैं, टेस्ट करवाना पड़ते हैं। सो वो भी तमाम मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे मरीज़ की ज़िम्मेदारी, फैमिली की ज़िम्मेदारी मरीज़ को वहाँ तक पहुँचाना है, उसके बाद तमाम ज़िम्मेदारी हॉस्पिटल की है। डॉक्टर साहब, आप नेचुरल मेडिसिन को देखते हैं जी, तो किसी भी हॉस्पिटल में हमने नेचुरल मेडिसिन का कहीं कोई वार्ड, कोई डिपार्टमेंट नहीं देखा, हालांकि ये बड़ा अहम शोबा है। तो आपने कैसे यहाँ पे शुरू किया? कौन लोग इधर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? जी, थैंक यू सो मच जी। जी, हमारा ये एक सबसे यूनिक हॉस्पिटल है इन अ सेंस कि यहाँ पे मरीज़ों को एक आज़ादी है कि वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने एलोपैथिक सिस्टम में अपना इलाज करवाना है या उन्होंने नेचुरल मेडिसिन के साथ अपना इलाज करवाना है। तो ये इस हॉस्पिटल में ये दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं।
मरीज़ अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं और वो नेचुरल मेडिसिन क्लिनिक में अपने इलाज के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे कर्शी क्लिनिक्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन जो है वो स्पेशलिटी क्लिनिक्स भी मौजूद हैं, जिसमें डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक हैं लाइक GIT, रेस्पिरेटरी, स्किन, लाइकवाइज इस तरह से कुछ 12 स्पेशलिटीज़ हैं और उसमें कपिंग थेरेपी भी शामिल है, हिजामा जिसको हम बोलते हैं। तो लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं, जिनको जो चाहते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर स्पेशली, कि जिन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर नेचुरल मेडिसिन से करवाना चाहते हैं, वो ओपन है उनके लिए हॉस्पिटल, वो आके यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप नेचुरल मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे हैं जी, तो किस किस्म की रिसर्च हो रही है? ये जो अद्वियात नेचुरल मेडिसिन में जो हमारा कुदरती तरीका इलाज है जी, तो इसमें क्या रिसर्च कर रहे हैं आप लोग? जो हमारी नेचुरल मेडिसिन हैं, सबसे पहले तो ये तो सदियों पुराना जो है ये फ़न है, और जो लोगों की इलाज मुआलजे के लिए जो है वो इधर हाँ सदियों से यहाँ पर राइज है। हमारा जो फोकस है नेचुरल मेडिसिन के हवाले से वो ये है कि हम रिसर्च ओरिएंटेड मेडिसिन जो हैं उनके ऊपर अब यूनिवर्सिटीज़ हैं, करची यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पे, और इसी तरह हमारी लैब्स हैं, QRI लैब्स हैं, करची रिसर्च इंटरनेशनल, जहाँ पे इन मेडिसिन के ऊपर रिसर्च होती है। और रिसर्च इन अ सेंस होती है कि इन मेडिसिन के ऊपर कि ये किस तरह से इफ़ेक्टिवनेस जो है वो प्रेजेंट करती हैं, और इस हवाले से जो भी जो मेडिसिन हैं उनको पेशेंट्स के हवाले से उस सेफ्टी के तमाम मराहल में से गुजारा जाता है, और तमाम एथिकल प्रैक्टिस के साथ जो है वो पेशेंट्स को जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। सलमान साहब, आपका जो शोबा है ये तो सबसे मुश्किल शोबा है कि ज़ाहिर फंड अरेंज करने हैं। 60 लाख लोगों का इलाज सालाना इंडस हॉस्पिटल कर रहा है, और ये ज़रूरत तो बढ़ती जानी है आपकी, तो क्या ये फंड आसानी से अरेंज हो जाते हैं? कौन लोग हैं जो आपको यहाँ पे डोनेशन देते हैं? क्या जज्बा होता है उनका? मैं ये बस बताता हूँ कि इंडस हॉस्पिटल का सालाना खर्च जो है वो इस साल का तकरीबन 57 बिलियन या 57 अरब रुपए नेटवर्क का। अब ये खर्चा बलूचिस्तान के हेल्थ बजट से ज़्यादा है एक पूरे प्रोविंस के, और इसमें ये 60 लाख मरीज़ों को इलाज होता है जैसे आपने कहा। तो इसमें बहुत से लोग पाकिस्तान में आम लोग, मुखय्यर हजरात और बैरून मुल्क और हुकूमतें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कुछ हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के ताउन से चलाते हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। सिंध गवर्नमेंट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अच्छा जी, सिंध गवर्नमेंट बहुत कंट्रीब्यूट करता है। फिर आम लोग और कॉरपोरेट्स ये बहुत बड़ी अमाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये अब तक एक 17 बरस का सफ़र है, 18 बरस होने वाले इंडस को, ये डे 1 से ऐसे ही है। और ये जो आपने बात कही कि ये लाखों में लोग हैं, सैकड़ों या हज़ार लाखों में, इसमें से इतने ज़्यादा लोग तो वो हैं जिनको हम भी जानते नहीं। वाह। खामोशी से बैंकों में डाल जाते हैं और रसीद भी नहीं लेते। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो इसलिए ये जो हमारे जो बड़े हैं फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, वो डे 1 से ये कहते हैं कि बस ये इधर से यकीन की बात। आप तो शुरू से ही इंडस हॉस्पिटल के साथ हैं, तो आपने इसको ग्रो करते हुए देखा है जी। आप पॉलिसी साजी को भी देखते हैं, तो आगे क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंडस हॉस्पिटल के? आगे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जी, बहुत एक्सपेंसिव। 2014 में वी स्टार्टेड विद जस्ट 60 बेड सेटअप जो मुजफ्फरगढ़ में था, जो टर्किश गवर्नमेंट ने दिया था हमें। वहाँ से चलते चलते हम बहुत आगे पहुँच गए। आगे के फ्यूचर प्लान्स में इधर ख़ास तौर पर इधर जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें आगे एक्सपेंशन में इसके हमने मेडिकल कॉलेज, डेंटल स्कूल, नर्सिंग, स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आनी है। इसी तरह स्कूल ऑफ नर्सिंग एक हम मुजफ्फरगढ़ में भी बनाना चाह रहे हैं। हमारा एक इस्लामाबाद में जो प्रोजेक्ट है उस पर बातचीत चल रही है। सियालकोट में हम बातचीत हो रही है। पेशावर में और मर्दान में, KPK में, उसमें भी हॉस्पिटल्स की बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द शुरू भी हो जाएंगे। सो ये तो एक इमीडिएट की है। लॉन्ग टर्म विजन में है कि इंडस ग्लोबल जाएगा इंशाल्लाह, पूरी दुनिया में जाएगा और अपना इसी तरह चलता रहेगा। इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। डॉक्टर साहब,
हमें किसी भी, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं, चाहे वो सरकारी हो और बाज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये शिकायत बहुत ज़्यादा होती है कि ऐसी अद्वियात तजवीज़ कर दी जाती हैं कि जिससे उस मरीज़ को आराम नहीं आना, डॉक्टर को आराम आना है, कि वो गैर ज़रूरी अद्वियात भी तजवीज़ कर दी जाती हैं जो वो वापस जाके फार्मेसी पे बिक जाती हैं। और कई बार तो ऐसी उसको दवाइयाँ दे दी जाती हैं जिससे उसे कोई नुकसान भी हो सकता है। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है और आपके हॉस्पिटल में क्या इंतज़ाम है? मुश्किल सवाल। मैं दीगर अस्पतालों की तो बात नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ इंडस की बात करूँगा। देखिए, बात यह है कि हमारा जो विजन स्टेटमेंट है उसमें लफ्ज़ एक्सीलेंस यूज़ हुआ है, तो हम क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हैं। और अच्छा, उसमें इस तरह से है कि हमारा जो निज़ाम है, यानी जो इंडस का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से मैनेज किया जाता है पेशेंट, वो इस तरह से है कि एक तो गैर ज़रूरी दवा दी ही नहीं जा सकती। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ और मैं एक पेशेंट को 4 या 5 एंटीबायोटिक्स लिख के देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। जैसे ही मैं कंप्यूटर में एंटर करूँगा, क्योंकि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, आपने खुद देख लिया, तो ये 24 घंटे एक वॉच यहाँ पर काम कर रही है। हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट बैठे हैं, वो मुझे कॉल करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शफीक, सर आपने अभी 5 एंटीबायोटिक्स फ़लाँ पेशेंट को लिखी हैं, तो इसमें जो ज़रूरत है वो तो एक्चुअली 2 एंटीबायोटिक की, ये एक्स्ट्रा आपने जो 3 लिखी हैं ये तो उसके लिए हार्मफुल है। हाँ, क्योंकि उसमें जो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, तो मुझे उसको कन्विंस करना पड़ेगा। यानी ये नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि जी वो मैं जी 40 साल से मेरा नहीं, आजकल की दुनिया है एविडेंस बेस्ड। आपको रेफरेंस देना पड़ेगा इंटरनेशनल जर्नल का, तो साइंटिफिक आप रेफरेंस देंगे तभी वो दवा डिस्पेंस होगी, मिलेगी उसको, वरना नहीं मिलेगी। तो एक तो ये सिस्टम है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर रेगुलरली हर महीने मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी मीटिंग होती है, विच मीन्स कि अगर मैं कंसल्टेंट हूँ तो मैं अपने केसेस प्रेजेंट करता हूँ कि देखिए जी मेरे केसेस ये ख़राब हुए हैं, या उसकी मोर्टेलिटी हो गई है, या केस जो है वो अगर ख़राब हुआ तो कि ये रीज़न थे। और अस्पताल में कोई छोटा या बड़ा, चाहे वो कोई नर्स हो या जूनियर ऑफिसर हो, वो खड़ा होकर उससे पूछ सकता है कि सर आपका ये जो पेशेंट था इसको नमूनिया क्यों हुआ, ये इस बीमारी के साथ आया था, इसको ये क्यों हुआ एडिशनल, इसके लंग्स में पानी क्यों आया। हाँ। और उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये देखें, ये एक तालीमी इदारा भी है, तो मकसद जो है वो टांग घसीटना नहीं होता, मतलब ये कि वी लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस, ये एक एकेडमिक माहौल की बात होती है। तो जाहिर है जब इस तरह का एक माहौल होता है तो गैर ज़रूरी दवाइयाँ, गैर ज़रूरी इलाज, गैर ज़रूरी सर्जरी नहीं होती। उसका रिज़ल्ट ये है कि मैं दूसरे अस्पतालों की तो नहीं बात करता, लेकिन आज मुझे फ़ख्र से आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी सिज़ेरियन रेट है वो 12% के करीब है। यानी जो औरतों की डिलीवरी होती है जो फर्स्ट टाइम, वो सिर्फ 12% है जो सिज़ेरियन है, और यानी 88% जो है नॉर्मल डिलीवरी। वाह। तो बाकी जगह की मैं बात नहीं करता, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वाह, तो ज़बरदस्त। तो ये इसलिए है क्योंकि चेक एंड बैलेंस है।